नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए देश विदेश के समाचार मुनीश शर्मा से। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान वो कल विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के साथ भी आधिकारिक बैठक करेंगे। श्री राव बृहस्पतिवार को बेंगलुरु जाएंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत और ब्रिटेन 2004 से अपनी रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों और आपसी सहयोग पर नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत करते आ रहे हैं। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक आज वर्चुअल माध्यम से होगी। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि चाबहार का पारगमन बंदरगाह के तौर पर उपयोग करने में उज्बेकिस्तान ने जो रुचि दिखाई है, भारत उसका स्वागत करता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे क्षेत्र के व्यापारियों और कारोबारी समुदाय के लिए नए आर्थिक अवसरों के द्वार खुल जाएंगे। उज्बेकिस्तान सहित अन्य मध्य एशियाई देशों ने भी इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने में अपनी रुचि दिखाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस संबंध में क्षेत्र के अन्य देशों के साथ निकट सहयोग करना चाहता है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा आज कोविड-19 को लेकर आयोजित की जाने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें वहां तेजी से फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्यटन में दी जाने वाली छूट के कार्यक्रम पर पाबंदियां लगाई जा सकें। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि श्री सुगा राजधानी टोक्यो और नागोया शहर में पर्यटन पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकते हैं। उधर दक्षिण कोरिया ने राजधानी सोल और उसके आसपास के इलाकों में कोविड महामारी के जबरदस्त फैलाव को देखते हुए कल से सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। राजधानी सोल में स्कूलों की कक्षाओं का आयोजन इस महीने के अंत तक ऑनलाइन किया जाएगा। ये कदम उचित दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए उठाया गया है, जिनके उल्लंघन से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। स्कूलों का बंद किया जाना एक ऐसा कदम है जिससे एशिया की इस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ सकती हैं। और अब खबरें देश से। उत्तराखंड के किसानों ने नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में भेंट की। श्री तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए किसानों का धन्यवाद किया। संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी इस बैठक में मौजूद थे। ये किसानों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल है जिसने श्री तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। इससे पहले हरियाणा के किसानों के 2 प्रतिनिधिमंडलों ने श्री तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन जताया था। हरियाणा के भारतीय किसान संघ मानगुट के प्रमुख गुणी प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने श्री तोमर को कृषि कानूनों के प्रति अपने समर्थन का पत्र सौंप दिया था और सरकार से मांग की थी कि वो इन कानूनों को जारी रखे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा है कि कृषि क्षेत्र में प्रतिगामी कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों के हित में कदम उठा रहा है और सरकार उनकी बातें सुनने को हमेशा तैयार है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि हमारी उपज और खरीद दोनों ही भरपूर रही हैं और हमारे खाद्यान्न भंडार भी भरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में दंगों में शामिल होने के आरोप में
जेल में बंद लोगों को छोड़ने की मांग कैसे उठाई जा सकती है। बिहार के पटना में बख्तियारपुरा विधानसभा क्षेत्र में किसान चौपाल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन में शामिल हो गया है, लेकिन सरकार इन लोगों की मंशा पूरी नहीं होने देगी। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार द्वारा वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी है। उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में पिछले वर्ष 309,57,000 मीट्रिक टन धान की खरीद के मुकाबले इस साल 12 दिसंबर तक 374,81,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.07% अधिक है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसीज के माध्यम से 12 दिसंबर तक 829,57,00,000 रुपए एमएसपी मूल्य की मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है, जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है। इसके अलावा वो खारे पानी को साफ करने के एक संयंत्र, सरहद डेयरी के पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे। गुजरात के पर्यटन मंत्री वासन भाई अहीर ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित इस ऊर्जा पार्क में सौर एवं पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। गोवा में जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 12, कांग्रेस 2, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5 सीटें जीती हैं। गोवा में आज सवेरे से 48 जिला पंचायत क्षेत्रों की मतगणना जारी है। गोवा में 50 जिला पंचायत क्षेत्र हैं, जिनमें से 48 क्षेत्रों में चुनाव कराए गए। नवलिम क्षेत्र में प्रत्याशी की मौत के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया, जबकि सांकोले में भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया गया। गोवा राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि उत्तर गोवा जिले में 58.43% और दक्षिण गोवा जिले में 55% मतदान हुआ था। कुल 2,27,916 पुरुष और 2,21,972 महिला मतदाताओं ने बैलेट मतपत्र से अपने वोट डाले। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के तीसरे चरण का मतदान जारी रहा। इसमें बड़ी संख्या में मतदाता भाग ले रहे हैं। 11 बजे तक 4 जिलों मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड में लगभग 34% मतदान होने की खबर है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में हाल में हुए चुनावों के परिणाम ये दिखाते हैं कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी नीतियों पर पूरा भरोसा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 के बजट को लेकर आज नई दिल्ली में शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रही हैं। इसमें वित्त सचिव डॉक्टर ए बी पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यन सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय वार्षिक बजट संसद में पेश करने से पहले उद्योग और वाणिज्य संघों, व्यापारिक तथा निर्यात संगठनों के साथ विचार विमर्श करते हुए उनकी सलाह लेता रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 30,605 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। अभी तक 93,88,159 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 27,071 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जिससे देश में अब तक संक्रमित हुए कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 98,84,100 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कल 336 संक्रमितों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,43,355 हो गई। वर्तमान में कुल 3,52,586 सक्रिय मामले हैं।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कल 8,55,157 नमूनों की जांच की गई और इसके साथ ही जांच किए नमूनों की संख्या बढ़कर 15,45,66,990 हो गई। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये बढ़कर 97.32% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 2.39% अधिक है। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। राज्य में अभी तक 2,36,737 रोगी ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कल कोविड के 1,175 नए मामले सामने आए। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.33% हो गई है। त्रिपुरा में कोविड महामारी से पीड़ित रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 320 रह गई है। अभी तक कुल 33,038 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 32,319 स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32 रोगियों के स्वस्थ होने की खबर है। राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.89% हो गई है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विभिन्न विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं। वहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच सरकार ने उठाया बड़ा कदम, आज के समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सेना 15 दिन का गोला बारूद रख सकेगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, 15 दिन की जंग के लिए हथियार गोला बारूद स्टॉक कर रही सेना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इसी महीने ईपीएफ खातों में 8.5% ब्याज देने की खबर को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भारत ने बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण की तैयारी की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, पहले और दूसरे बूस्टर खुराक के बीच अंतर 21 दिन। दैनिक भास्कर ने लिखा है, स्पुतनिक बनाने वाली कंपनी का दावा, वैक्सीन 2 साल तक कोरोना से बचा सकती है। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान जल्दी हो समाधान शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि रविवार को किसानों के आंदोलन में आई तेजी दुखद और चिंताजनक है। 3 कृषि कानूनों के विपक्ष में ही नहीं बल्कि अपक्ष में भी मांग जोर पकड़ने लगी है, तो ये उत्तरोत्तर बढ़ती समस्या का संकेत ही है। रविवार को जयपुर दिल्ली हाईवे पर भी जाम लगाना और राजस्थान के किसानों का दिल्ली कूच करना अच्छा संकेत नहीं है। पंजाब से भी किसान आंदोलन में नए जत्थे आ रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर सिंधु, औचंदी, प्याऊ, मनियारी, मंगेश बॉर्डर, टिकरी, झरोदा, धनसा, गाजीपुर, चिल्ला में किसानों का जमावड़ा बढ़ने का अंदेशा है। कानून विरोधी किसानों की कोशिश दिल्ली आने वाले लगभग सभी प्रमुख मार्गों को जाम करने की है। रविवार आमतौर पर अवकाश का दिन है, लेकिन सोमवार से अगर नए राजमार्गों पर भी किसानों के डेरे जमे तो दिक्कतें और अधिक बढ़ेंगी। सरकार को क्षेत्र के हिसाब से नेताओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वे किसानों को समझाने की कोशिश जारी रखें ताकि शांति विरोधी तत्वों को मौका न मिले। स्थानीय राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी ये सोचने का समय है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी छोटी मांगों की पूर्ति के लिए सड़क जाम करने की गलत परंपरा रही है। अतः आज बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा किए गए जाम को खुलवाने का नैतिक साहस किसी पार्टी में नहीं है। सब जानते हैं सड़क जाम गलत है, लेकिन राजनीति खुद तब लाजवाब हो जाती है जब कोई बड़ा समूह जाम लगाता है।
किसानों का एक दूसरा पक्ष भी है जो उभर रहा है और ये संकेत कर रहा है कि सारे किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में नहीं हैं। 7 दिसंबर के बाद किसानों का एक और दल कृषि मंत्री से मिला है और वो नए कृषि कानूनों के पक्ष में है। हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र पंजाब केसरी केरल में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में भाजपा ने अच्छी खासी सीटें जीतकर अपने जनाधार का विस्तार कर लिया है और इसके साथ ही दक्षिण भारत में जोरदार एंट्री पा ली है। अब केरल में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। भाजपा ने अब केरल में वोट शेयर बढ़ाने का फैसला किया है। यद्यपि हैदराबाद से अलग केरल में भाजपा के बड़े चेहरों ने चुनाव प्रचार नहीं किया। जिस तरह हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंककर छोटे से चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया था, उस तरह केरल के स्थानीय निकाय चुनावों को हाई प्रोफाइल नहीं बनाया गया। भाजपा के बड़े नेताओं का ध्यान इन दिनों पश्चिम बंगाल पर है, इसलिए केरल में भाजपा के लिए कुछ खोने को नहीं है। इसलिए वो जितनी भी सीटें जीते उतना ही उसे फायदा है। पंचायत, नगर पालिकाओं और 6 निगमों के चुनावों के लिए भाजपा की प्रदेश की इकाई के नेताओं ने ही प्रचार किया है। केरल भाजपा के अध्यक्ष के सुरेंद्रन और पूर्व अध्यक्ष के राजशेखरन ने राज्य के सभी हिस्सों का दौरा किया है, जबकि अभिनेता सुरेश गांधी ने भी जनता से वोट देने की अपील की है। कांग्रेस ने भी स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार के लिए दिल्ली से किसी नेता को नहीं भेजा, जबकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने भी इन चुनावों में कोई रुचि नहीं दिखाई। न ही मुख्यमंत्री विजयन ने किसी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया है। भाजपा ने इन चुनावों में सोशल इंजीनियरिंग को अपनाया है। इस बार चुनाव में कई मुस्लिम और ईसाई उम्मीदवारों को भी टिकट दिए हैं। भाजपा को उम्मीद है कि कई मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के कानून के लिए उसे वोट देंगी। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने की योजना का भी कई मुस्लिम लड़कियों ने स्वागत किया था। उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं, विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया और स्थानीय निकाय के चुनावों में भी वो उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं देती। लेकिन केरल के स्थानीय निकायों के चुनावों से उसने 112 मुस्लिम नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। टीके का अर्थशास्त्र शीर्षक से प्रकाशित हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सहारा अपने संपादकीय में लिखता है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन के उपलब्ध होने पर इसे राज्य में मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए किसी व्यक्ति से शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये केरल सरकार का फैसला है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से भी इस आशय की घोषणाएं सामने आई हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 3 कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर के कोरोना टीके भारतीय ड्रग नियामक के सामने हैं। ऐसी उम्मीद है कि इन वैक्सीन कैंडिडेट को जल्द ही इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। टीकों का विज्ञान अपनी जगह है, पर टीकों का अर्थशास्त्र भी महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे देश में टीके की कीमत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। पल्स पोलियो की कामयाबी का एक बड़ा कारण यह है कि इसकी उपलब्धता मुफ्त है। मलेरिया, चेचक के खिलाफ भी सरकारों ने बजट की महत्वपूर्ण राशि खर्च की है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अर्थशास्त्र क्या रहने वाला है, ये साफ नहीं है। अगर कोरोना का टीका 500 रुपए से नीचे की कीमत पर उपलब्ध होता है तो देश के मध्यम वर्ग से लेकर निम्न मध्यम वर्ग को अड़चन नहीं होगी। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। सामयिक वार्ता। विषय: प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का संचालन करेगा। आलेख वरिष्ठ विशेष संवाददाता मनीष आनंद का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का 14 दिसंबर 2020 के लिए। भारत में विदेशों से आने वाली मुद्रा तेजी से देश का आर्थिक लचीलापन बन रही है। एक ऐसे समय में
जब कोविड-19 महामारी ने वैश्विक ताकतों को उनके घुटनों पर ला दिया, भारत सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण भारत 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का संचालन करेगा। भारत के व्यावसायिक समुदाय को स्पष्ट संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास का अगला चरण ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू होगा। भारत में चल रहे स्टार्टअप में 50% उद्यमी या तो छोटे शहरों से है या फिर अर्ध विकसित क्षेत्रों से। सरकार ने देश भर में सार्वजनिक वाईफाई उपलब्ध करवाने की एक विशाल योजना तैयार की है। अर्थव्यवस्था में इंटरनेट योगदान कर रहा है और आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में मदद करते हुए देश के ग्रामीण हिस्से 21वीं सदी में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ब्रॉडबैंड प्रसार को बढ़ावा देने के लिए वाईफाई नेटवर्क पीएम वाणी योजना में भारत की अगली पीढ़ी के उद्यमियों की मदद करने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कारोबार जगत को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी संभावनाओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लंबे समय से प्रतीक्षित कृषि सुधारों के संदर्भ में ऐसा कहा जा रहा है। कृषि व्यापार को बाधा मुक्त बनाने के लिए अपनाए गए उपायों के साथ भारतीय किसान को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर मिल जाता है। इसके लिए निश्चित रूप से निजी निवेश की जरूरत होगी। वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में लाभदायक स्थान हासिल करना अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की भारत की क्षमता पर निर्भर करता है। कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण, मशीनीकरण, माइक्रो सिंचाई, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें निजी निवेश की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि निजी निवेश से किसानों के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में नए द्वार खुलेंगे। पिछली 2 तिमाही प्रधानमंत्री के वक्तव्य में भरोसा जताती हैं, क्योंकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान सकारात्मक रहा है। हजारों किसान संगठन अपना स्थान बनाते जा रहे हैं और ये ऐसा समय है जब कृषि कारोबार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत ने महामारी के दौरान रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी कंपनियों से निवेश आकर्षित किया है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक निवेशकों के भरोसे का पता चलता है। महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित हुए लाखों लोगों की मदद करने की भारतीय क्षमता की भी पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है। बायोमेट्रिक व्यवस्था आधार की मौजूदा कार्यप्रणाली के भीतर ही निर्धन वर्ग को बैंकिंग क्षेत्र में शामिल करने से उन्हें सीधे तौर पर मदद पहुंचाना संभव हो सका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के बीच दीवार बनने की बजाय पुल बनने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर पैकेज की मदद से हर क्षेत्र को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सकें। श्री मोदी ने कहा कि व्यापक सुधारों के माध्यम से निर्माण क्षेत्र, लघु और मझोले उद्यमियों, कृषि और तकनीक, कराधान तथा अचल संपत्ति क्षेत्र में कई बदलाव किए गए हैं। केवल 1 या 2 क्षेत्रों के अच्छा प्रदर्शन करने से पूरी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कमजोर क्षेत्रों की मदद करते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान दिया जा सके। बड़े उद्योगों के विकास पर छोटे और मझौले उद्योग निर्भर होते हैं, जिससे बाद में ग्रामीण क्षेत्र और अर्ध विकसित क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों को मदद मिलती है। प्रधानमंत्री निरंतर सुधारों पर बल दे रहे हैं। ऐसे में उद्योग जगत पूर्व विचारित व्यवस्था में कार्य करने में सहज महसूस कर रहा है। श्रम कानूनों को भी सरल बनाते हुए 4 चरणों में व्यवस्थित किया गया है। राज्य सरकारों के रवैये में भी बड़े बदलाव आए हैं। वे निवेश आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का आधार राज्यों से ही प्राप्त होगा। आशा है कि राज्यों के सहयोगी रवैये और सकारात्मक व्यवस्था के चलते निजी निवेश आकर्षित करने के बाद दूसरे और तीसरे चरण के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा किसी भी व्यवधान का सामना नहीं किया जाएगा। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।